नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास जो हमेशा से गवा रहा है कि जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको आलस जरूर आई, नींद आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इतिहास इतना बोरिंग भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इतिहास क्या है कि उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इतिहास को बखूबी रूप से अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली रूप से हम पढ़ते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, गाइड से पढ़ लेते हैं और हम एग्जाम में सोचते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे तुक्के मार के आप पास होगे नहीं जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको हिस्ट्री जो है बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टिंग समझाऊंगा, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो इतिहास है वो कितना पुराना है और हम कब से कब तक पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि भारत का जो इतिहास है वो आज से नहीं, लगभग 25 लाख वर्ष पुराना है, जब से पूरा पाषाण काल का समय था। तो मैं आपको सारे चीज पढ़ाऊंगा आज, जिससे कि आपके जो है इतिहास में अच्छी पकड़ बन सके और एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला करके पास हो सके और आप अपना एग्जाम जल्दी क्लियर कर सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास हम देखते हैं हमें किसके बारे में कितना पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में बच्चा हमेशा से कंफ्यूज रहता है कि हम इतिहास पढ़े कहां से। बच्चे शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ते, कहीं से उठा कर पढ़ लेते हैं, जिस कारण से उन्हें इतिहास की नॉलेज नहीं हो पाती है। और मेरा मानो तो इतिहास जो है जितना आसान है उतना टफ भी है। अगर आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको अच्छे ट्रिक दे करके चीज़ों को समझा सकूं। तो दोस्तों, हम बेसिकली रूप से पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के 3 कालखंड। हमारे भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं, जिनमें हम पढ़ते हैं प्राचीन काल, सेकंड पढ़ते हैं हम मध्यकाल और तीसरा पढ़ते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, एक आपका है आधुनिक काल, एक आपका है समकालीन काल। समकालीन काल में 1947 के बाद जितनी घटनाएं हुई है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा कोल्ड वॉर हो गया, इसके अलावा हम खाड़ी युद्ध पढ़ते हैं, ठीक, और अफगान प्रॉब्लम पढ़ते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको हम पढ़ते हैं, कितने अटैक हुए, क्या हुए, उनको भी हम इन्हीं में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम। एंशिएंट टाइम के जो है, जिस तरह से हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं, प्राचीन आपका एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम, उसी तरह से एंशिएंट टाइम के भी 3 टाइप है। एंशिएंट टाइप के जो 3 टाइप है वो आपका अलग अलग है। फर्स्ट आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकेंड आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, फोर्थ आपका दोस्त है ऐतिहासिक काल। ये 3 आपके हैं, कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और इसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल पीरियड। जब प्री हिस्टोरी है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं, रिटर्न में कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल जिस काल के बारे में हमारे पास जानने के लिए किसी प्रकार के स्रोत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में बेसिकली रूप से हम पढ़ते क्या है? पाषाण काल के बारे में, पत्थर के युग। पाषाण मतलब पत्थर का युग। इसके बाद हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिस काल के बारे में हमारे पास जानने के लिए लिखित स्रोत तो है, लेकिन इसको पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। आज तक इस इतिहास को
पढ़ा नहीं गया, बट ये जो काल है उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। आपको पता होगा ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता में लिखित, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लिखित एविडेंस तो मिले, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिस कारण से आज भी हड़प्पा की जो हिस्ट्री है वो अधूरी रह करके बन गई है। लेकिन जिस दिन अगर हड़प्पा की हिस्ट्री पढ़ी जाएगी उस दिन हम हड़प्पा के जितने भी राज है उनको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसमें लिखित स्रोत तो मिलते हैं लेकिन उसको हम पढ़ भी पाते हैं और उसको हम समझ भी पाते हैं। तो हड़प्पा के बाद जो भी हमारा काल आया, जैसे कि हम बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जितने भी वेदों की रचना हुई है उसको पढ़ना आज संभव है। इसके बाद हम पढ़ते क्या है, तो आज ऐतिहासिक के बाद जो हमारी घटना आती है उसमें हम अलग अलग कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं। तो पहले हम ये बता दें आपको कि जो हिस्ट्री है वो सीक्वेंस वाइज कैसे कवर हुआ है। तो आपको बता दें पूरा पाषाण काल के बाद आता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही अंत होता है, आर्यों का आक्रमण होता है, उस टाइम पे आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल के बाद आता है हमारा जनपद का काल। जनपद के टाइम में हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम मगध के बारे में पढ़ते हैं, जो जनपद महाजनपद का सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक दोस्तों, मैं एक चीज भूल गया हूं, उससे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा के बाद जो आर्य आक्रमण किए उसमें हम पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, सबके कालखंड अपने अपनी जगह पे अलग अलग हैं। ठीक, इसके बाद जैसे ही मगध के अंदर पढ़ते हैं हम, जितने वंश आपके बने, हर्यक वंश बन गया, नाग वंश बन गया, शुंग वंश, नंद वंश बन गया, मौर्य वंश बन गया। ठीक, इसके अलावा शुंग वंश बन गया, कन्नव वंश बन गया, सातवाहन। इसके बाद जो विदेशी आक्रमण हुए और फिर जाकर के इनके आक्रमण के बाद एक नया राज स्टैब्लिश हुआ, हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं, गुप्ता पीरियड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के अंत के बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन काल। छोटा सा काल होता है हर्षवर्धन का, इतना अच्छा समय रहता नहीं है। हर्षवर्धन जो था आखिरी हिंदू शासक होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है मुस्लिम का अटैक होना शुरू होता है। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला जो अटैक किया था, सिंध पर अटैक किया था, और उसने मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए, यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। मोहम्मद कासिम के बाद हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी आता है, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अंतिम आक्रमण 1026 में उसने सोमनाथ के मंदिर पर किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी जैसे ही आता है यहाँ से, फिर आता है मोहम्मद गौरी, जिसमें हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था, त्रायन का युद्ध, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी जाता है तो अपने गुलाम को छोड़ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। इसके 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध होता है 1526 में पानीपत के मैदान में। इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। कम से कम 3 लाख सेना थी किसके पास? इब्राहिम लोधी के पास। लेकिन जो बाबर था वो अपने साथ 20 से 30 हजार सैनिक लेकर आया था, और उसी 20-30 हजार सैनिक से इस तरह से उन्होंने गुरिल्ला सिंह तैयार करी थी, किस तरह से युद्ध की नीति बनाई थी, करके इब्राहिम लोधी को हरा दिया। लगभग 200 से 250 साल तक हम देखते हैं आपका मुगल काल का समय रहता है। मुगल काल के भी 2 कालखंड है, जिनमें हम पहले बाबर से पढ़ते हैं औरंगजेब तक, फिर पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर फर्स्ट से लेकर के हम बहादुर शाह जफर सेकंड तक। इन कालों के बाद हमारे भारत पर जब बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति में उसको मार दिया जाता है रंगून में भेज करके, तब जाकर देखते हैं हम कि इतिहास में अंग्रेजों का कालखंड शुरू हो जाता है। अंग्रेज लगभग 200 वर्ष तक हमारे भारत पर राज करता है, और इसके बाद 1947 हमें बहुत मशक्कत के बाद, हमें बहुत क्रांतिकारियों के मरने के बाद हमारे देश को आजाद करता है। ये हमारा पूरा आपका इतिहास है, भारतीय इतिहास, इसी को हमें पढ़ना होता है। इसके बाद हम आपको ये बता दें कि जो ये हिस्ट्री है आपके लिए बेसिक रूप से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, बीसीएस की एग्जाम दे, ठीक, यूपीएससी एग्जाम दे, सब में आपको ये हिस्ट्री पढ़नी ही होगी। ये हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा ही जड़ से मजबूत बनाते हैं, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो शायद हिस्ट्री में आपकी नॉलेज
इससे अच्छी नहीं हो पाएगी। ये ध्यान रखें। हम आपको बता दें कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं आपके कितने काल, तो ऐतिहासिक काल तक पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक काल से मिटा दो, हम पढ़ते हैं आपका पहला क्या, प्राग ऐतिहासिक काल के कालखंड। यह पता होगा आपको कि मानव का उद्भव 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। कहां पे, अफ्रीका में। अफ्रीका जो है वो क्या है, मानवों का पालना है, वहीं से मानव का उदय हुआ था, वहीं से मानव जो है पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। तो हम पढ़ते क्या है, पहला प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक अर्थात प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर पढ़ते हैं हम मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर पढ़ते हैं हम नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। दोस्तों इन सबके कालखंड अलग अलग है। इसका कालखंड 25 लाख से 12,000 के बीच है, 12,000 के बीच। इसके बाद इसका कालखंड 12,000 से 5,000 के बीच। फिर इसका कालखंड 5,000 से 3,000 के बीच। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कालखंड 2350 से 1750 के बीच। फिर जाकर के वैदिक काल 1000 से 1500 के बीच। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 1500 नहीं 1500 से 1000, और फिर जाकर के 1000 से 600 वर्ष के बीच जो है आपका उत्तर वैदिक काल चला, और फिर जाकर 600 वर्ष से आगे निकल के चला आपका जनपद काल। ठीक, तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा कालखंड किसका था, आपका पूरा पाषाण काल। पाषाण काल होता है पत्थर का युग, एक ऐसा युग जिस टाइम पे मानव जो थे वो केवल पत्थर के औजार की सहायता से ही अपनी चीजों को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, जैसे कि औजार हो गया उनका, उनके बर्तन हो गए, ठीक, यहां तक कि जितने भी उनके रोजाना की इस्तेमाल की चीजें थी वो सभी मिले हैं आपके पत्थर के ही मिले हैं। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो बिल्कुल आखेटक थे। आखेटक अर्थात हम कहते हैं उसको शिकारी। ऐसे लोग जिनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, वो केवल अपना पेट भरना जानते थे कि पेट कैसे भरना है और कहां से भरना है, बस ये जानते थे। और उनके लिए वो शिकार करते थे। बस खाना खाने के लिए वे अपने जगह से नीचे उतरते थे, पेड़ों पर से नीचे उतरते थे, फिर खाना खाते थे, फिर उन्हीं पर जाके बैठ जाते थे। ये 4 पैरों पर चला करते थे। इनके हाथ जो थे बिल्कुल बंद होते थे, बिल्कुल इनके हाथ खुलते नहीं थे, जिस कारण से इनके जो औजार होते थे वो काफी मोटे तरीके से होते थे, जिससे इनको शिकार करने में काफी दिक्कतें भी आती थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसी काल में हम देखते हैं कि आग की भी खोज हो चुकी थी। 5 लाख वर्ष पहले हम देखते हैं कि आग की खोज हो चुकी थी। इनके हथियार बेसिकली रूप से किससे होते थे, तो या तो हड्डियों से या तो आपके किससे बताइए, तो ये या तो आपके पत्थर से या पत्थर से। ठीक है, इसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पूरा पाषाण काल में ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये ज्यादा हमें क्या पढ़ना होता है आपको, तो सिंपल से ये लोग शिकारी होते थे। इनके जो पैर होते थे, हाथ होते थे, बंधे होते थे, और ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ग्लैंड जो थे वो बाहर होते थे, इनके जबड़े थे वो अंदर होते थे, बाहर जबड़े जो थे बाहर होते थे, जो आपके दांत बड़े बड़े होते थे। इनके दिमाग जो थे काफी ज्यादा ही छोटे बीच में होते थे, जिस कारण से इनकी बुद्धि जो थी इनके पास कम थी। ठीक, इसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल जिस काल में मानवों को जो है वो क्या, तो आपको आग पे पकड़ चुकी थी। यहाँ के लोग मछली पालते थे और मछली को भी खाते थे। इसके अलावा ये लोग संग्रहण करना भी जानते थे, और ये लोग गुफाओं में रहना शुरू कर दिए थे। गुफाओं में रहने के बाद ये लोग अलग अलग चित्र बना करके रहते थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हम बेसिकली रूप से पढ़ते क्या है, तो आदि मानव सबसे पहले सभ्य हो गए। यहाँ पे आकर के, यहीं पे आकर के मानव जो थे वो सभ्य हो गए। इसका कालखंड था 5000 से 3000 के बीच। ठीक है दोस्तों, इनमें मेन रूप से हम पढ़ते क्या है, तो आदि मानव पहाड़ी इलाकों से निकल करके कहाँ पे आए, आपके मैदानी इलाकों में। इन्होंने स्थायी कृषि करनी शुरू कर दी, इन्होंने स्थायी घर बना करने शुरू कर दिए, इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन्होंने समुदाय बनाकर रहना शुरू कर दिए। इनका समाज बन गया, इनका कबीला बन गया,
और ये जो है एक विकसित मानव की तरह आगे बढ़ने शुरू कर दिए। ठीक, ये आपके नवपाषाण काल थे। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पे आपके पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के स्थल मिले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा मध्य प्रदेश, आपका तमिलनाडु और पाकिस्तान के एरिया में जो है हमें पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल के बहुत से अवशेष देखने को मिलते हैं। मैं आपको इंडिया का एक मैप बनाता हूं, ये देखना। मैप उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि आपके मैप जो है ढंग से बना दूं। ये दोस्त इंडिया का मैप है। ठीक, ये हमारा है पाकिस्तान प्रांत, ये हमारा है मध्य प्रदेश, ये हमारा है उत्तर प्रदेश, ये हमारा है ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा बिहार है और ये अपना जो है तमिलनाडु का एरिया पड़ता है। अब देख लो कि भारत के जो उस टाइम की बात कर रहा हूं और अभी तो पाकिस्तान में है, ये आपका मेहरगढ़ है। क्या है? मेहरगढ़। यहां पे क्या मिले हैं? तो चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक, खेती करने के अवशेष कहां मिले? आपके मेहरगढ़ मिले हैं। इसके बाद बलूचिस्तान, कश्मीर में जो है बुज्रहोम में क्या मिला है? तो कुत्ते के साथ, आदमियों के साथ कुत्ते को दफनाने करने की सिस्टम जो यहाँ पे मिले हैं, ये आपका बुज्रहोम मिले हैं। जो भी जानवर होते उनके साथ उनको दफनाते थे। मानव का सबसे पुराना कंकाल आपका मिला कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर जाकर के भीमबेटका गुफा में। कहाँ पे? भीमबेटका की गुफा। यहीं पे सबसे पुराने चित्र मिले हैं गुफाओं में बने हुए। अब गुफाओं में चित्र कैसे? जैसे मान लो गुफा है, तो उसमें जिस आदमी मानव का शिकार किया, तो मान लो कैसे बना दिया। उनके इतनी कला तो अच्छी थी नहीं। ये मान लो ये इसका सुर हो गया, ठीक, ये इसके पैर हो गए, तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या, किस चीज़ का होगा? तो हाथी होगा। ठीक, तो उन्होंने हाथी का चित्र बनाया। तो ऐसे करके जिस जानवर का वो शिकार करते थे, बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। जैसे कि आज के टाइम में तो हमारे पास पबजी है, फ़ोन है, तो हम जैसे कि लॉकडाउन लगा था तो हमने फ़ोन से गेमिंग करके अपनी चीज़ों को टाइम पास किए। लेकिन उस टाइम तो कोई पबजी नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, तो लोग अपने टाइम स्पेंड करने के लिए खाना पीना खाने के बाद जब गुफा में बैठते थे तो वो लोग चित्र बनाया करते थे। तो इससे चलता था पता कि वो लोग इन जानवरों से परिचित थे। ठीक, तो भीमबेटका में सबसे मानव का पुराना कंकाल मिला है। अभी हाल फिलहाल घटना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी करंट का क्वेश्चन है ये। इसके बाद भीमबेटका गुफा में ही मानव के नवपाषाण और पुरापाषाण काल के चित्र मिले हैं। ठीक, इसके अलावा पल्लवान जो था आपका तमिलनाडु में है। यहां भी आपके मानव के कंकाल मिले हैं पुरापाषाण काल के। इसके अलावा बिहार के चिरांद, बिहार में कौन जगह है? चिरांद है। ठीक, इसका उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा में आपका क्या मिला है? नवपाषाण काल का विशेष, जिनमें मानव जो थे चावल के अवशेष मिले। चावल के जो दाने हैं उनके अवशेष कहाँ मिले? आपका कोल्डी हवा में। और बिहार में जो एक नवपाषाण काल की बस्ती है उसे क्या कहते हैं हम? चिरांद। तो ये आपका भारत का मैप है। इसमें आप देख लो कि आपका मेहरगढ़ में खेती करने के अवशेष, बुजुर्ग में इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाने करने की प्रथा, भीमबेटका में सबसे पुराना कंकाल, चित्र बनाने की गुफाओं में चित्र के अवशेष, पल्लवन में मानव कंकाल और चिरांद जो बिहार का स्थान है वहाँ क्या मिला भी आपको बताऊंगा, जानकारी पूरी मिली नहीं है। इसके अलावा कोल्डी हवा में आपके चावल के अवशेष मिले। ये इतना आपको पढ़ना होगा पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। ये आपके 3 कालखंड थे। पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नवपाषाण काल। पहला आपका पेओलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इन तीनों एज के बाद हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल, अर्थात जिनमें मानव जो है वो सबसे पहले तांबे नामक धातु का यूज किया। मानव को लोहे का ज्ञान उस टाइम तक नहीं हुआ था जिस टाइम तक कि आरंभिक नगर का उदय ना हुआ हो। यहां तक कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन और तांबे को मिला करके एक ऐसे धातु का निर्माण करते जिसे हम कहते हैं कांस्य। उसे इसलिए हम हड़प्पा को हम कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं।
तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जो है वो आपको अच्छी तरह से अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपको और कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को सिखा सकूं तो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक, ये आपका पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल समझा दिया मैंने आपको। अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्यों का आक्रमण कैसे हुआ, फिर वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, फिर उत्तर वैदिक में कर्मकांड कैसे आ गए, फिर हम पढ़ते हैं आरंभिक नगर के बारे में और आरंभिक नगर के बाद किस प्रकार से जनपद का उदय हुआ, जनपद ही कैसे किस प्रकार से महाजनपद बन गया और महाजनपद कैसे थे, कितने थे और कहां थे, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद।